तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण, जो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण तो वैसा समीकरण जिसमें दो अज्ञात चर राशि हो तथा उसकी अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए आप समझिए कि द्विघात समीकरण का उदाहरण क्या है। ठीक है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसमें एक अज्ञात चर राशि तथा उसकी अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझिए बाबू कि द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण का उदाहरण है। द्विघात समीकरण को उदाहरण जैसे कि 4x² हो गया 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये भी क्या है? ये भी द्विघात समीकरण का उदाहरण है। इसमें एक अज्ञात चर राशि है, जिसे यहाँ x है, ये क्या है? अज्ञात चर राशि है, और इसकी अधिकतम घात कितनी है बाबू? 2 है। ये देखिए, ये घात कितना है? अधिकतम 2 है। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण का उदाहरण है। अब हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। क्या व्यापक रूप? तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है बाबू क्या? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। यानी कि जैसे आप देखिए, इसी के आधार पर द्विघात समीकरण रहता है। जैसे एक जगह जहां बाबू a b और c जो है वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्या है? वास्तविक संख्या। ए बी सी और ए बी सी जो क्या है? वास्तविक संख्या है। और ए जो होगा नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तभी द्विघात समीकरण को लागू करेगा, यानी कि द्विघात समीकरण के कैटेगरी में आएगा। अब हम बात करेंगे द्विघात समीकरण की प्रकार की, यानी कि इसे किस मतलब कितने भागों में बांटा गया है। तो द्विघात समीकरण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। तो आइए जानते हैं किस किस भागों में। तो द्विघात समीकरण को 2 भागों में, ठीक है बाबू, 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा क्या है बाबू? दूसरा है मिश्र द्विघात समीकरण। मिश्र द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि मिश्र द्विघात समीकरण क्या होता है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण की बात की जाए तो यदि द्विघात समीकरण में केवल एक चर राशि हो और उसका घात होगा वो 2 होगा। ठीक है, जैसे बाबू x² माइनस 25 इक्वल टू 0। इसमें देखिए एक अज्ञात चर राशि है, और जो इसका बाबू पावर देखिए, इसका भी अगर हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस इसका भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्या है? ये शुद्ध द्विघात समीकरण का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे मिश्र द्विघात समीकरण की। तो यदि द्विघात समीकरण में एक घात वाला, ठीक है, और 2 घात वाला दोनों पद उपस्थित हो, उसे मिश्र द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें केवल 2 घात वाला ही पद उपस्थित रहता है, ये बात आपको याद होना चाहिए। मिश्र द्विघात समीकरण में बाबू 2 पद वाला और 1 पद वाला, जैसे कि x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 हमने एग्जाम्पल दिया है। ये जो एग्जाम्पल है ये मिश्र द्विघात समीकरण का उदाहरण है। इसमें देखिए 2 पद वाला भी है, 1 पद वाला भी मतलब कि चर उपस्थित है। तो ये मिश्र द्विघात समीकरण का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं। क्या बाबू? द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात करने की विधियां। द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात करने की विधि। ठीक है, आखिर हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण को किस प्रकार हल करके इसका जो मूल होता है वो निकाला जाता है। तो मुख्यतः 3 प्रकार से इसका मूल निकाला जा सकता है। पहला जो विधि है उसको हम कहते हैं
गुणनखंड विधि। ठीक है बाबू, पहला विधि को क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि। और दूसरा जो है पूर्ण वर्ग बनाकर, क्या, पूर्ण वर्ग विधि यानी कि पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरा यानी कि जो लास्ट है वो है श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, यानी कि 3 विधि से आप द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम समझेंगे तीनों, मतलब कि सबसे पहले जानेंगे गुणनखंड विधि से किस प्रकार से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात किया जाता है। उसके बाद जानेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किस प्रकार द्विघात समीकरण का मूल निकाला जाता है। और आखिरी यानी कि लास्ट जो है श्रीधराचार्य विधि, इसमें भी जानेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। तो चलिए गुणनखंड विधि को समझते हैं। गुणनखंड विधि को सबसे पहले हम जानेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि में हम जैसे कि बाबू एक एग्जाम्पल लेंगे पहले द्विघात समीकरण का। ठीक है, जैसे कि बाबू एग्जाम्पल के जरिए आप समझिएगा कि द्विघात समीकरण के मूल को गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के आधार पर है, यानी कि द्विघात समीकरण का मतलब कि व्यापक रूप को मान्य करता है, तो द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसको हमें गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को आप सी वाले पद से गुणा कीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 है। तो 1 से बाबू जब 8 में आप गुणा कीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 में जब 8 से गुना होगा, क्या बाबू, गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब 8 आएगा तो देखिए जो बीच वाला पद यानी कि bx वाला पद है, तो आप इस 8 का गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड कैसे होगा बाबू, जैसे कि 4 गुने 2 होगा, ठीक है, 2 गुने 4 होगा, 1 गुने 8 होगा और 8 गुने 1 होगा। इसके 4 गुणनखंड आए। अब इस चारों गुणनखंड में से आप देखिए कि आखिर किस गुणनखंड को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो ये बीच वाला टर्म यानी कि bx हमें प्राप्त होता है। तो बाबू जब आप इस 4 और 2 को लीजिएगा या 2 और 4 को लीजिएगा, तो देखिए बीच वाला पद आ जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, तो क्यों ना हम इस पहले वाले यानी कि 4 गुने 2 को लेते हैं, जिससे कि 4x प्लस 2x 6x आ जाएगा और गुना करने पर 8 आ जाएगा। तो चलिए हम इसी को लेते हैं यानी कि 4x प्लस 2x। ठीक है बाबू, इसे भी हम मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हम लिख दिए, जो कहते हैं। ठीक है बाबू, अब देखिए हम 6x के बदले क्या लिखेंगे, 4x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, केवल इसको थोड़ा सा सरल बनाने के लिए हमने 6x के बदले 4x प्लस 2 लिखा, और आप जब इसको गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। अब देखिए बाबू इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा x, ठीक है, और प्लस इससे बाहर निकल गया x, तो यहाँ बच गया 4। ठीक है, अब इन दोनों में से बाबू देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो चिन्ह यहाँ प्लस रहेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, देखिए यहाँ तो 2 है, लेकिन इस यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, तो यहाँ से 2 जब निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा बाबू x, और यहाँ से जब 2 निकल गया यानी कि 2 गुने 4 है, तो 2 निकल गया तो कितना बच गया, 4 बच गया, इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए दोनों पद सेम आने चाहिए, तभी आप ये मानिएगा कि क्वेश्चन आपसे सही बन रहा है। अब इन दोनों पद वाले यानी जो सेम आया है उसको आप जेम करते हुए लिख दीजिए, यानी कि x प्लस 4। अब जो बच गया यानी कि x यहाँ बचा है और प्लस 2 यहाँ बचा है, इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या कीजिए, इन दोनों का तुलना कर दीजिए 0 से। ठीक है, जब दोनों का तुलना कीजिए यानी x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो देखिए जब x प्लस 4 इक्वल टू 0 आप तुलना किए, तो यहाँ से देखिए x का 1 माना जाएगा, यानी कि प्लस में इधर है तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो -4 आ जाएगा। देखिए ये पहला यानी कि मूल आ गया। अब हम बात करेंगे दूसरे मूल की। तो देखिए यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका भी तुलना किए हम 0 से,
तो देखिए बराबर के इस साइड यानी कि ये 2 प्लस में है, तो बराबर के जब उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर -2। आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं बाबू? 2 होते हैं, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो देखिए एक आया है -4, दूसरा आया है -2। तो यही बाबू द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से इसी प्रकार से यानी कि मूल ज्ञात किया जाता है। हमें पूरा उम्मीद है कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे सेकंड यानी कि पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है। तो चलिए हम सेकंड नंबर मेथड की बात यानी कि समझते हैं। दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर या पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं पूर्ण वर्ग विधि। तो इसका जो स्टेप है यानी विधि है, देखिए इसमें जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण, मान लीजिए दिया है x² - 6x, ठीक है। चाहे देखिए दिया है 6x² - x - 1 = 0, और आपको इसको पूर्ण वर्ग विधि से इसके मूल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका जो मेथड कहता है कि समीकरण के सभी पदों को बाईं ओर तथा अचर पद को दाईं ओर कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग दीजिए। जैसा हम यहाँ मेथड जो विधि है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। विधि को हम लिख देते हैं। इसका जो नियम कहता है कि समीकरण के सभी पदों को, ठीक है, समीकरण के सभी पदों, देखिए समीकरण के यहाँ x होगा, x के सब पदों को, ठीक है, सब पदों को बाईं ओर, ठीक है, तथा अचर संख्या को दाईं ओर रखकर, ठीक है, x² के गुणांक से x² के गुणांक से सभी पदों में भाग दीजिए, सभी पदों में भाग दीजिए, ठीक है। यानी कि समीकरण के x के सभी पदों को बाईं ओर तथा अचर वाले संख्या को दाईं ओर कर देना है, और जो x² का गुणांक है उससे सभी पदों में भाग देना है, ठीक है। जब भाग दीजिएगा बाबू तब x² का गुणांक जो है वो इकाई बन जाएगा। उसके बाद x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाते हैं, फिर दोनों तरफ का वर्गमूल लेकर x का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहला जो आपको स्टेप कह रहा है कि x के सभी पदों को बाईं ओर यानी कि इस तरफ कीजिए। देखिए 6x² - x हो गया। अब जो अचर संख्या है उसको दाईं ओर करना है, यानी इधर माइनस में है तो इधर बाबू प्लस में यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बाबू कि जो x² के गुणांक से सभी पदों में भाग दीजिए, यानी x² का गुणांक 6 है तो 6 से सभी पदों में भाग दीजिएगा। तो यहाँ से लिखिए, यहाँ लिखिए 6 से सभी पदों में भाग देने पर, सभी पदों में भाग देने पर, ठीक है। यानी आपको x² के गुणांक से सभी पदों में भाग देना है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 6x² बटे में 6 माइनस x बटे में 6 बराबर 1 बटे में 6, ये हो गया। देखिए 6 से 6 कट गया, ठीक है बाबू। तो क्या बचेगा x² माइनस x बटे 6 बराबर 1 बटे 6। तो इसके बाद का जो स्टेप कर रहा है बाबू कि x के गुणांक का आधा,
x का गुणांक कितना है बाबू, 1/6 है। यानी देखिए इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 इंटू इतना करके 1/6 लिख सकते हैं। तो देखिए x का गुणांक कितना है, 1/6। तो 1/6 का कह रहा है कि x के गुणांक का आधा, ठीक है, यानी कि आधा, ठीक है, का वर्ग दोनों ओर जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाते हैं। यानी दोनों तरफ इसका आधा का वर्ग जोड़ना है। तो देखिए 1/6/2 यानी क्या हो जाएगा बाबू, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 1/6 गुने 1/2 यानी कि 1/12, ठीक है। तो 1/12 होगा, 1/6 का आधा, इसका वर्ग करके दोनों तरफ आपको जोड़ देना है। तो चलिए हम इसको डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ आप लिखिए दोनों तरफ 1/12 जोड़ने पर, क्या दोनों तरफ 1/12 का स्क्वायर जोड़ने पर, ठीक है, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो आपको दिक्कत हो सकता है जोड़ने पर। यानी आपको दोनों साइड 1/12 का स्क्वायर जोड़ना है। तो यहाँ हम देखिए एक्स स्क्वायर लिख दिए माइनस 1/6 इंटू एक्स प्लस 1/12 का स्क्वायर बराबर 1/6 प्लस 1/12 का स्क्वायर, यहाँ भी हो गया, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, यानी कि देखिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा, एक्स स्क्वायर इंटू x/6 प्लस 1/144, ठीक है बाबू, बराबर 1/6 प्लस 1/144 हो गया, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा x माइनस 1/12 का स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 24 प्लस 1/144, ठीक है, इतना आएगा। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए इन दोनों को, इसका जब आप लीजिएगा एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 144, सॉरी 6 और 144 का आपको एलसीएम लेना है। 2 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 72 बार में, ठीक है। उसके बाद 3 से तो ये 1 बार में, और ये कितना बाबू 2 और 4, यानी जो 6 144 हो जाएगा इसका। तो देखिए 144 आप यहाँ लिख दीजिए माइनस यहाँ 144, तो कितना बार में आ रहा है बाबू 44, एक 6 के बारे में 44 कितना बार में है, 24 बार में। तो यहाँ हो जाएगा 24 x, ठीक है, कितना हो जाएगा। उसके बाद देखिए सॉरी, देखिए ये किस आधार पर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे देखिए ए क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 1/12 क्या है बाबू, बी है, 2ab। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1/6 आ जाएगा, और प्लस यानी कि 1/12 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। तो उसी को यानी कि x माइनस 1/12 का स्क्वायर यानी a माइनस बी द होल स्क्वायर, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा यानी कि 6 और 144 का एलसीएम हो जाएगा 144, 6 के पारे में 144 कितना बार में है, 24 बार में। तो देखिए 124 यहाँ हो गया प्लस 1 हो गया, ठीक है, यानी इसको आप इस आधार पर मान सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको जब आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, देखिए यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इस साइड रूट चढ़ेगा, यानी x माइनस 1/12 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25/144, ठीक है, 25/144, ठीक है। अब यहाँ आइए x माइनस 12 दिया गया है तो यहाँ x माइनस 12, ठीक है, बराबर प्लस माइनस देखिए 25 का वर्गमूल होगा 5 और 144 का 12, यानी कि 5/12। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक बार प्लस के साथ इसको सॉल्व कीजिए, एक बार माइनस के साथ। जैसे हम केस 1 लेते हैं, ठीक है, केस 1 यहाँ पॉजिटिव रखिएगा तो x माइनस 12 बराबर 15, सॉरी 5/12 हो गया। तो इसको आप उस साइड ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 5/12 प्लस 1/12, देखिए दोनों का
क्या है बाबू, हर सेम है, तो इसको आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो 6/12 हो जाएगा, 6/12 तो कट जाएगा, तो 1/2 आ गया। ये पहला मूल यानी कि अल्फा का मान आ गया। अब आप केस 2 यानी कि यहाँ आप माइनस रखिए, यानी x - 12 बराबर -5/12, तो ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर -5/12 प्लस 1/12। तो देखिए दोनों का यहाँ हर सेम है, तो इसको आप डायरेक्टली जोड़ दीजिए, यानी कि -4/12। ठीक है, -4/12 यानी कि कट जाएगा, तो -3 बट्टे कितना आ जाएगा, सॉरी -1/3 आ गया। पहला जो मूल आया है बाबू, तो 1/2 और दूसरा -1/3। तो इस प्रकार पूर्ण वर्ग विधि से आप द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलेंगे श्रीधराचार्य विधि, या उसको भी सूत्र द्वारा भी कहते हैं। चलिए श्रीधराचार्य विधि से जानेंगे किस प्रकार द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए जाते हैं बाबू। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक है, क्या बाबू, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। सबसे पहले आप ये जानिए कि द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं बाबू, क्या द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के मूल, उन्हें अल्फा और बीटा से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अल्फा और बीटा से व्यक्त किया जाता है बाबू। उसके बाद देखिए यहाँ द्विघात समीकरण में b² - 4ac एक टर्म आया, जिसे हम d से भी डिनोट करते हैं, और इसे हम विवेचक या विविधकार कहते हैं, ये हमने आपको बताया। उसके बाद देखिए जब जानेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, तो जो इसमें सबसे पहला है, यदि बाबू b² - 4ac = 0 के बराबर आएगा, तो ये सूत्र से अल्फा बराबर -b/a और बीटा बराबर भी -b/2a। ठीक है, अर्थात मूल वास्तविक और आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां हम लिख दिए वास्तविक और बराबर। ये आपको टर्म याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये दे देगा कि यदि द्विघात समीकरण बराबर b² - 4ac = 0, तो इसकी मूल की प्रकृति क्या होगी। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी द्विघात समीकरण में b² - 4ac = 0 के बराबर आएगा, तो जो इसकी मूल की प्रकृति होगी बाबू, वो वास्तविक एवं बराबर होगी। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है, यदि b² - 4ac > 0, ठीक है, तो मूल जो होगा क्या, वास्तविक एवं असमान होगा। वास्तविक एवं असमान बराबर होगा, तो क्या होगा, वास्तविक एवं बराबर। जब b² - 4ac बराबर 0 होगा, तो प्राकृतिक वास्तविक एवं बराबर होगा। लेकिन जब b² - 4ac > 0, तो वास्तविक एवं असमान होगा। तीसरा जो पॉइंट है बाबू, यदि b² - 4ac < 0, तो जो इसका मूल की प्रकृति होगी वो होगा अधिकल्पित। ठीक है, अधिकल्पित यानी काल्पनिक होगा, इसको काल्पनिक भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा जो पॉइंट है कि यदि b² - 4ac पूर्ण वर्ग आएगा, तो द्विघात समीकरण के मूल जो होंगे बाबू, वो परिमेय होंगे। क्या, परिमेय होंगे, ये आपको याद रखना है। और जब b² - 4ac बराबर अपूर्ण वर्ग आए,
क्या अपूर्ण वर्ग आएगा तो ये अपरिमेय होगा। ये चारों पॉइंट आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए। क्या, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो मूल की प्रकृति बराबर एवं वास्तविक होगी। दूसरा पॉइंट है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल की प्रकृति वास्तविक एवं असमान होगी। तीसरा पॉइंट है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो मूल की प्रकृति बाबू अधिकल्पित या काल्पनिक होगी। और चौथा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर पूर्ण वर्ग हो तो मूल की प्रकृति एक परिमेय होगी, यानी परिमेय संख्या हो सकती है। और पांचवा जो है बाबू कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अपूर्ण वर्ग हो तो ये अपरिमेय होगी। उसके बाद हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण मतलब बनाना जब इसके मूल दिए गए हों। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण दिया गया रहता है तो उसके मूल ज्ञात करते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण के जब मूल दिया गया हो यानी कि अल्फा और बीटा का मान दिया गया हो और इससे आपको द्विघात समीकरण किस प्रकार मतलब बनाएंगे। और चलिए बाबू हम जानते हैं द्विघात समीकरण बनाना जब मूल दिया गया हो। बाबू चलिए जानते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे जब उसके मूल दिए गए हों। यानी हमारा जो पॉइंट है द्विघात समीकरण बनाना जब मूल दिए गए हों। क्या, द्विघात समीकरण बनाना जब मूल दिए हों। ठीक है बाबू, तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी कि क्या होता है। तो समीकरण का जो व्यापक रूप होता है बाबू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो बाबू ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया। तो देखिए जब द्विघात समीकरण का मूल दिया गया हो और आपको द्विघात समीकरण बनाना हो तो इसका एक सूत्र होता है। क्या बाबू, इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि द्विघात समीकरण के मूल को अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू इक्वल टू 0, या आप इसको ये बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल इंटू एक्स, ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ठीक है बाबू, यहां भी एक्स रहेगा प्लस। तो देखिए जैसे ये सूत्र होता है मूलों का गुणनफल हो गया, तो ये आपको याद होना जरूरी है। जैसे आप एग्जाम्पल के जरिए समझिए, जैसे क्वेश्चन देगा कि यदि द्विघात समीकरण के मूल, यदि द्विघात समीकरण के मूल -3 और 5 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए -3 यानी कि अल्फा को डिनोट करता है और ये बीटा को। तो आपको अल्फा और बीटा का मान दिया गया है यानी कि मूल दिया गया है और इसकी सहायता से द्विघात समीकरण निकालना है। तो सूत्र क्या होता है वो सबसे पहले लिखिए, दिया गया है यानी जगह कम है तो हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर 5 दिया गया है। तो सूत्र क्या होता है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा की जगह -3 और प्लस बीटा की जगह कितना दिया है 5 दिया है, इंटू एक्स हो गया। अब देखिए प्लस अल्फा की जगह -3 गुने 5 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
ये देखिए -3 और +5 कितना होगा बाबू, 2 हो जाएगा, और गुना हो जाएगा तो यहाँ 2x हो गया। और देखिए जब 3 में गुना होगा -3 में गुना होगा 5 से तो -15, और माइनस प्लस कर देगा माइनस, यहाँ हो गया 15 इक्वल टू 0। ये आ गया द्विघात समीकरण। इसकी मूल आपको यहाँ दिया गया है और उसकी सहायता से हमें द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मूल से हमने द्विघात समीकरण निकाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, जैसे कि मूल दिया है, एक 3 दिया है और दूसरा -4 दिया गया है, तो इसकी सहायता से आप द्विघात समीकरण निकालिए। तो आज की कक्षा में हमने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा, यानी कि सबसे पहले हमने जाना कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है। उसके बाद हमने जाना कि द्विघात समीकरण को किस भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा मिश्र द्विघात समीकरण। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि द्विघात समीकरण के यानी कि मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो 3 प्रकार से, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जाने कि आखिर द्विघात समीकरण के जो मूल की प्रकृति होती है वो कैसी होती है। उसके बाद हमने ये लास्ट पॉइंट जाना कि द्विघात समीकरण बनाना, यानी कि जब उसके मूल दिए गए हों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।